नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान भूगोल की एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान भूगोल के अंदर हम लोग आज राजस्थान भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सिंचाई तथा जल परियोजना से संबंधित जो राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं 11th-12th के सिलेबस के बाद जब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं 11th-12th में तो इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है। जहां इसका महत्व है उससे कहीं ज्यादा इसका महत्व प्रतियोगिता परीक्षा में। तो मुझे लगता है कि यह चैप्टर स्कूली शिक्षा के बाद में कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आने के बाद, राजस्थान के जब ये पश्चिमी इलाके में आई है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के मरुस्थल की इसने एक काया पलट सी कर दी है। राजस्थान के मरुस्थल के लिए गंगा बनकर के साबित हुई है ये नहर। यह नहर लाने के बाद में राजस्थान का मरुस्थल हरियाली से लहरा उठा। जब कभी सोचा ही नहीं था कि मरुस्थल में इस प्रकार की जैव विविधताओं की अपार संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन इस नहर के आने के बाद में यह भी संभव हो पाया है। यह नहर राजस्थान की लाइफ लाइन है, द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की मरु गंगा है, जीवंत रेखा है, क्योंकि यहाँ इस नहर के आने के बाद में मरुस्थल की काया पलट हो गई। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बहुत सारा सुधार हुआ। यहाँ के लोगों की आर्थिक रूप से उन्नति हुई, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर खूब ऊंचा बढ़ा। यहाँ के लोगों, यहाँ के बुजुर्गों के जो मासूम चेहरे थे, इस नहर के आने के बाद में विकास का स्तर कुछ इस तरह बैठा कि उनका वो मासूम चेहरा भी खुशी के मारे चमकने लगा। तो आइए इस नहर के बारे में पढ़ते हैं। इस नहर की संपूर्ण पूरी किस प्रकार से इस नहर के बारे में सोचा गया। आप लोगों को विदित होगा कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला है, और इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर सतलज नदी है, बहती है अपने सतलज, और इस साइड से व्यास, यहाँ पर इसका होता है संगम। बीकानेर के महाराजा हुए, उनका नाम था गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा का नाम था गंगा सिंह। गंगा सिंह का सपना था कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, विशेषकर बीकानेर, इस क्षेत्र को हरा भरा किया जाए, इस पश्चिमी इलाके को भी वनस्पति से सजाया जाए, हरियाली से सजाया जाए, ये उनका सपना था। और इस सपने को साकार करने के लिए इस सतलज नदी के ऊपर यहाँ पर हुसैनी वाली हेड है, हुसैनी वाला हेड से उन्होंने एक नहर निकाली बीकानेर के लिए। विशेषकर ये गंगानगर की नहर है। इस नहर का नाम है गंग नहर। इस गंग नहर के माध्यम से इस मरुस्थल की काया पलट की बात करी महाराजा गंगा सिंह जी, लेकिन वो समस्याएं थी। इस नहर का संपूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाया, जितनी आशाएं थी उस पे खरा नहीं उतर पाई ये नहर, और इससे राजस्थान का जो मरुस्थल है, जितनी आशाएं थी इस नहर से वो पूरा नहीं हो पाया। इस हुसैनी वाली हेड से निकाली गई गंग नहर से। आप लोगों को मालूम होगा कि गंग नहर गंगा सिंह जी ने निकाली, विश्व की प्राचीनतम नहर है, चूने से निर्मित नहर है। इस नहर से इस प्रकार की समस्याओं का हल नहीं हुआ। तब गंगा सिंह जी बुजुर्ग हो गए। उनके बाद में उनका बेटा शार्दुल सिंह जी है वो राजा बने। शार्दुल सिंह जी अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के बारे में सोचा, विभिन्न प्रकार से चर्चाएं की। तो उन्होंने देखा कि पंजाब, अपना जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, इस पंजाब के एक इंजीनियर हैं जल रियासत के, उनका नाम है श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन से मिलने की बात करी। पंजाब के इंजीनियर श्री कंवर सेन से मुलाकात करी शार्दुल सिंह जी ने। यहाँ पर गए और इनसे मिले कि हमारे इस प्रकार बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता है और हमें यहाँ पर पानी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, क्या हमारे कोई आप सहायता कर सकते हो। तब श्री कंवर सेन जी ने सुझाव दिया। वो बीकानेर आए, बीकानेर के जल रियासत के इंजीनियर बनाए गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1948 के अंदर, बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप सतलज और व्यास नदी, इनके अगर संगम पर एक बांध बना दें
और वहां से अगर नहर आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में लेके आए तो आपकी समस्याओं का निजात हो सकता है। तो इसके बाद में उन्होंने इस प्रकार की बात करी कि यहां से क्यों नहर निकाले जाए। फिर इस नहर को ये वही सतलज नदी व्यास, यहां पर 1952 में एक बांध बनाया और इस बांध का नाम था हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध बनाया और इस बांध से नहर निकालने की बात करी कि इस बांध से हम नहर निकालेंगे जो राजस्थान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर बीकानेर में जल की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। यहां से कंवर सेन ने सुझाव दिया। तो इस नहर को लाने का सुझाव श्री कंवर सेन ने दिया था और कब दिया? तो 1948। तो सबसे पहले होगा इस नहर को लाने का सुझाव किसने दिया? श्री कंवर सेन। और श्री कंवर सेन ने कब दिया था? 1948 में। ठीक है, फिर यहां से नहर निकाली हरिके बैराज से। वो नहर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक तहसील से राजस्थान में प्रवेश कर गई। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से होती हुई बीकानेर के निचले हिस्से से यह नहर बीकानेर आ गई, गंगानगर से होती हुई और बीकानेर में सतरासर नामक स्थान पर पहुंच गई। सतरासर से यह नहर आगे जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, मुख्य नहर यहां तक ही है, मोहनगढ़ जैसलमेर। इसके बाद में इसकी उपशाखा जो कि गडरा रोड बाड़मेर तक है और इसे कांडला बंदरगाह तक ले जाने की कार्य योजना प्रस्तावित है। अब इसके बाद में इस नहर को यहाँ पे लाया गया और यहाँ तक मसीतावली हेड, हनुमानगढ़ मसीतावली हेड से लेकर के हरिके बैराज तक यह नहर का भाग फीडर कहलाता है। फीडर द पार्ट ऑफ कैनाल दैट कैनॉट यूजेस वाटर। नहर का ऐसा भाग जहां पर पानी को कोई इस्तेमाल नहीं करता हो उसे हम फीडर कहते हैं। नहर के इस भाग को फीडर कहते हैं। और इस फीडर की जो लंबाई है, फीडर की लंबाई है 204, जिसमें 35 तो हमारे राजस्थान में और 169 पंजाब और हरियाणा में। इसका 150 पंजाब में और 19 हरियाणा में, बाकी 35 किलोमीटर हमारे राजस्थान में। इसे फीडर नहर कहते हैं। फीडर के बाद में यहाँ से राजस्थान मुख्य नहर प्रारंभ हो जाती है जो कि मोहनगढ़ तक है। बाद में इसकी उपशाखा है। अब इसकी टोटल लंबाई तो है 749, जिसमें से 204 किलोमीटर है हमारा फीडर, 204 फीडर है, बाकी की मुख्य नहर है। इसका कार्य 2 चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण और फिर सेकंड चरण, फर्स्ट और सेकंड 2 में। प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर के 17 तक नहर बनी। दूसरे चरण में 17 से लेकर के मोहनगढ़ तक नहर बनी। प्रथम चरण जो कि हरिके बैराज से यहाँ तक है, इसकी लंबाई है 204 मसीतावली हेड तक। मसीतावली हेड के बाद में 17 तक इसकी लंबाई हो जाएगी 189। 17 से मोहनगढ़ तक की लंबाई हो जाएगी 256 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 649। मोहनगढ़ से गडरा रोड तो ये उपशाखा है, इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इसका कार्य 2 चरण में। आखिर काम तो 1 चरण में ही करना था 17 तक, लेकिन इस नहर की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से थी कि क्यों न आगे वाले क्षेत्र को भी हरा भरा किया जाए। इसके लिए इस आगे वाले क्षेत्र का भी कार्य प्रारंभ किया गया। इस नहर का प्रथम चरण 1958 से लेकर के 1975 तक और दूसरा चरण 1973 से थोड़ा कंफ्यूजन जरूर करेगा, 73-75। बात यह है कि ये नहर का प्रथम चरण का कार्य जब पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले द्वितीय चरण को प्रारंभ कर लिया। सफलता को देखते हुए उसका कार्य चल ही रहा था कि दूसरे चरण को भी प्रारंभ कर दिया गया। अब इस नहर का कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। इस नहर, ये नहर जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के समीप चलती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के समानांतर चलने वाली नहर। दूसरी बात है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से 40 किलोमीटर औसत एवरेज दूरी से, और एनएस पुराना नाम था 15, नया नाम है 68, इसके समानांतर चलने वाली नहर है नेशनल हाईवे की। तो ये नहर
एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर, दूसरी बात ये नहर जो है NH-15 के भी समानांतर है, वो चलती है। इस नहर को द लाइफलाइन ऑफ राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा भी इस नहर को कहा जाता है। इस नहर का उद्घाटन श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया। अब इस नहर के बारे में इस नहर की देखिए, सात तो है इसकी लिफ्ट नहर, लिफ्ट कैनाल है, और इसकी 9 वितरिकाएं हैं, और एक जो है इसकी उपशाखा इस नहर की। 7 लिफ्ट नहरें, 9 वितरिकाएं, एक उपशाखा। लिफ्ट नहर साइड सभी बाई तरफ, और वितरिकाएं एक बाई तरफ है, बाकी बड़ी सब दाई तरफ। एक वितरिका रावतसर हनुमानगढ़ की तहसील भी है, वो उस साइड में, बाकी वाले सब इस साइड में वितरिका है। लेकिन लिफ्ट नहर साइड इस साइड। लिफ्ट नहरें इस साइड में बढ़ाने का ये उद्देश्य था कि ये जो भाग है मरुस्थल का, ये ऊपर है, ऊपर भाग है तो पानी चढ़ नहीं पाता, इसके लिए लिफ्टों से पहले पानी को ऊपर ले जाया गया, फिर पानी को ऊपर से छोड़ा गया ताकि पानी है वो इस ऊपरी वाले क्षेत्र पे भी आराम से पहुंच सके। इसके लिए यहाँ पर लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। तो अब इस नहर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है, किसके जिलों को लाभान्वित करती हैं, वितरिकाएं कौन सी है, और उपशाखा के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि मोहनगढ़ से लेकर के जो गड्ढा रोड बाड़मेर तक है वो इसकी उपशाखा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 7 लिफ्ट नहर। अब हम इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी के अंदर 7 लिफ्ट नहर, तो लिफ्ट नहरों की संख्या हो जाएगी 7, लिफ्ट नहरें हो जाएगी 7, ये वितरिकाएं हो जाएगी 9, पहले भी हमने चर्चा करी कि वितरिकाएं इसकी हो जाए 9, और उपशाखाएं 1। अब इसकी लिफ्ट नहरें कौन कौन सी, उसकी हमारे को थोड़ी विस्तार से कौन से जिले में है, कौन सी बड़ी है, उस लिफ्ट नहर की हम चर्चा करेंगे। तो लिफ्ट नहर, पहली लिफ्ट नहर का नाम है कुंभाराम लिफ्ट नहर। पहली नहर हो जाएगी कुंभाराम लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर सब बाई भाग की तरफ है। पहली लिफ्ट नहर है कुंभाराम लिफ्ट नहर। कुंभाराम लिफ्ट नहर ये कुंभाराम लिफ्ट नहर सबसे पहले हनुमानगढ़ के बाद में थोड़ा सा इसका भाग, ये देखो, ये बीकानेर की तरफ आ रहा है। तो कुंभाराम लिफ्ट नहर 4 जिलों में, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। तो प्रश्न ये आ जाए अगर कि कुंभाराम लिफ्ट नहर किन जिलों में विस्तृत है, किन जिलों को लाभान्वित करती है, और सर्वाधिक जिलों के अंदर फैली या सुविधा प्रदान करने वाली जल की कौन सी लिफ्ट नहर है, तो वो हो जाएगी कुंभाराम लिफ्ट नहर। 4 जिलों में सबसे ज्यादा जिले हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। बीकानेर की तरफ थोड़ा लिंक है। उसके बाद में 2 नंबर लिफ्ट नहर हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर। श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है अपने, ये कंवरसेन लिफ्ट नहर गंगानगर और बीकानेर। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर केवल 2 जिलों में, उसका नाम हो जाएगा, एक का गंगानगर और दूसरा हो जाएगा बीकानेर। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर हो जाएगी एक तो गंगानगर में और दूसरी बीकानेर, ये गंगानगर में और बीकानेर। तीसरी लिफ्ट नहर का नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ये नए नाम है, सब पुराने नामों को याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं। पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है 3 नंबर, ये लिफ्ट नहर, और ये लाभान्वित करती है बीकानेर और नागौर। पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर और जो है नागौर को लाभान्वित करती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर 4 नंबर लिफ्ट नहर, ये इसका नाम हो जाएगा श्री तेजाजी
श्री तेजाजी लिफ्ट नहर। श्री तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर, केवल एक ही जिले में फैली हुई है और उस जिले का नाम है बीकानेर। तो श्री तेजाजी लिफ्ट नहर केवल एक ही जिले में और इस जिले का नाम हो जाएगा बीकानेर। 5वीं लिफ्ट नहर है, उसका नाम है डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर जो है ये अपने हो जाएगी बीकानेर। बीकानेर के बाद में हो जाएगी ये अपने नागौर और उसके बाद में छठी श्री गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर या फिर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर जो लिफ्ट नहर है ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर 3 जिलों लिख देता हूं। जैसलमेर प्लस जोधपुर प्लस बीकानेर 3 जिलों। और लास्ट अपनी है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर 2 जिलों को लाभान्वित करती है और उन 2 जिलों का नाम है एक तो जैसलमेर और दूसरा जोधपुर। इस प्रकार ये 7 लिफ्ट नहरें हैं जो बाईं तरफ बनी हुई है। सातों के सातों लिफ्ट नहरें बाईं तरफ है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इस तरफ जो है इसका ढलान भाग नहीं होकर के और ऊपरी भाग है जहाँ पर पानी सीधा नहीं पहुँच पाता है। लिफ्टों के माध्यम से पानी को पहले ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर है वो पानी वहाँ तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। लिफ्ट नहरों के बाद में इसकी 9 भित्रिकाएं हैं। इस प्रकार ये मान लेते हैं नहर है। भित्रिकाएं सब एक ही साइड में है केवल। अब देखिएगा भित्रिकाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की 9 भित्रिकाएं। एक भित्रिकाएं केवल बाईं तरफ है, बाकी सभी भित्रिकाएं इसकी दाईं तरफ। और एक जो भित्रिकाएं बाईं तरफ है उसका नाम है रावतसर भित्रिका। मैं भित्रिकाओं के नाम लिखवा देता हूँ, बाकी वीडियो बनाने की कुछ सीमाएं होती है, इसमें संपूर्ण नहीं बना सकते। इसकी जितना शॉर्ट होता है हमारा प्रयास रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो एक भित्रिका है रावतसर, इसकी एक मात्र भित्रिका है जो बाईं तरफ है, बाकी वाली भित्रिकाएं इसकी दाईं तरफ है। इसमें सूरतगढ़, रावतसर हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये जो भित्रिकाएं हैं ये हमारी गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले में। उसके बाद में हो जाएगी मुंगल, बीकानेर जिले में है, दातोर भित्रिका बीकानेर जिले में है और बिरसलपुर ये भी हमारी जो भित्रिका है ये भी बीकानेर जिले में। उसके बाद में है चारणवाला बीकानेर और जैसलमेर दोनों जिलों को लाभान्वित प्रदान करती है। और इसके बाद में हमारी जो भित्रिकाएं हो जाएगी शहीद बिरबल जैसलमेर जिले को लाभान्वित करती है और सागरमल गोपा ये भी भित्रिकाएं जैसलमेर जिले को लाभान्वित करती हैं। सागरमल गोपा भित्रिकाएं तो ये हनुमानगढ़ में हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी श्री गंगानगर में और ये हो जाएगी 3 बीकानेर में और ये बीकानेर प्लस जैसलमेर और ये दोनों ही है जैसलमेर। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर के महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा करी। इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे चर्चा करिए। और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूरा होने के बाद ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की ही नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी नहरों में से एक है। इंदिरा गांधी नहर के बाद में मैंने आपको बताया ही कि इससे बहुत सारा फायदा मिला है। लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा बढ़ा है, मत्स्य पालन विकसित हुआ है, यहाँ की बंजर भूमि के अंदर भी जो पैदावार उत्पादन करने की क्षमता है वो इस इंदिरा गांधी नहर के मीठे पेयजल मीठे पानी से हुई है। लोगों के पेयजल की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हुई है। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में लोगों के विकास के जितने भी मापदंड हो, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के मापदंडों के अंदर विकास हुआ है। और राजस्थान में तो जल की महती आवश्यकता है। आप लोग जानते हो कि राजस्थान में जल को घी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और एक बड़ी राजस्थान की कहावत है कि घी ढूंढे तो मारो काई नहीं बिगड़े, कि
घी छुड़े तो मारो काई नहीं बिगड़े और पानी ढूंढे तो मारो जीव जड़ जावे। पानी सु फसला पके और फल फूलारो ढेर, पानी जद रूठे धरती पर सा जावे अंधेर। पानी की बड़ी महिमा है अपने राजस्थान के अंदर, और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के साथ इंदिरा गांधी नहर समाप्त हुई। ये वीडियो हमने पहला प्रयास है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।